आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मंच पर उपस्थित अपने कॉलेज की सम्मानीय प्रिंसिपल डॉक्टर नेहा जी, श्री सुरेश गुप्ता जी, अतुल सराफ जी, चंद्रकांत जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानीय आचार्य बहनों, बंधुओं, प्रिय छात्र भाई और बहनों, आप सबका बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। आप सब कॉलेज में ही पढ़ते हैं ना? ये कॉमर्स वाले ही है कि आर्ट्स वाले भी है इसमें? अच्छा, दोनों हैं। आर्ट्स के सभी आर्ट्स के हैं? हाथ ऊपर करिए आर्ट्स वाले। चलो ठीक ठीक। हाँ, साइंस के हैं? साइंस के बाकी सब साइंस के हैं? लॉ के भी है कोई? लॉ के नहीं, एक है पीछे। चलो बस, तो आप सब सीनियर स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है। आप में से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जानकारी है, ऐसे कितने लोग हैं? और कोर्डलेस माइक है? नीचे दीजिए कोर्डलेस माइक। जिन्होंने हाथ उठाया वो बताए जरा क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास में? किसने हाथ उठाया था? एजुकेशन पॉलिसी इंफॉर्मेशन है? हाथ नीचे हो गया तो देखिए, ये जो एजुकेशन पॉलिसी कौन लाता है? कोई किसने डिक्लेयर की है एजुकेशन पॉलिसी? किसने डिक्लेयर की मालूम है आपको? कौन सी सरकार ने? नहीं, बीजेपी की सरकार थी। सेंटर के स्टेट? स्टेट की। तो नाम क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन डिक्लेयर करेंगे? तो इसलिए भारत सरकार ने डिक्लेयर की है, भारत गवर्नमेंट, बरोबर। तो ये पॉलिसी किसके लिए होती है? एजुकेशन पॉलिसी किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए है। तो स्टूडेंट्स को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है अभी। तो कोई बात नहीं, मैं सिंपल थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा आज, लेकिन बाद में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको स्टडी करना चाहिए उसका। आप तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना सब लोग, तो इंग्लिश में ओनली 66 पेज है। तो 66 पेज तो मैक्सिमम 2 आवर्स चाहिए रीडिंग के लिए। तो पॉलिसी आपके लिए है, तो क्या क्या पॉलिसी में है ये आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी ने पॉलिसी के बारे में कुछ कहीं जानकारी प्राप्त की, इंफॉर्मेशन प्राप्त की और थोड़ा बहुत कुछ मालूम है, ऐसे कोई है क्या? देखिए, इस पॉलिसी में बहुत सारा आपको स्कोप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी गई है सरकार ने इसको। एक पहली बात है मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री। इसका मीनिंग क्या है कि आप लोग मान लो कुछ कोई रीजन आया कुछ और फर्स्ट ईयर के बाद स्टडी छोड़ देंगे, तो आपको अभी कुछ नहीं मिलता है ना, मिलता है कुछ फर्स्ट ईयर बाद छोड़ देंगे तो अभी आगे सिस्टम एडॉप्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो आपको फर्स्ट ईयर के बाद अलग से फर्स्ट ईयर बीएससी ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। बराबर क्लिपिंग कर सकते हैं, अच्छा है आपके इंफॉर्मेशन। लेकिन आफ्टर 5 ईयर आपको लगेगा कि अभी मेरे फैमिली में अनुकूलता आई है, मैं फिर स्टडी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आपको आफ्टर 5 ईयर सेकंड ईयर में री एंट्री मिल जाएगी और कंटिन्यूअस आपका वो माना जाएगा। तो इस प्रकार की मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का एक
सिस्टम इसमें आ रहा है जो छात्रों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। सेकंड है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट। इसका मीनिंग क्या है कि आज आपको साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं तो साइंस में आप संस्कृत पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। जब नेक्स्ट ईयर इंप्लीमेंट हो जाएगी तो आप साइंस के साथ संस्कृत भी स्टडी कर सकते हैं। आप साइंस के साथ म्यूजिक भी ले सकते हैं, आप साइंस के साथ योगा भी ले सकते हैं, आप साइंस के साथ फिजिकल एजुकेशन भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप आर्ट्स के साथ, आपको चाहिए आर्ट्स के साथ कि मुझे साइकोलॉजी तो होता ही है ना, आर्ट्स में आपको साइकोलॉजी है कि नहीं सब्जेक्ट आर्ट्स में, है ना? लेकिन आपको चाहिए कि भाई मुझे आर्ट्स के साथ योगा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये सेकंड थिंग है, इसको कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। जो रेजिमेंटेशन था सिस्टम में कि साइंस वालों को यही सब्जेक्ट पढ़ना है, कॉमर्स को यही पढ़ना है, आर्ट्स को यही, और रेजिमेंटेशन सारा तोड़ दिया है इस नीति ने। ये सेकंड थिंग है। थर्ड है कि आप यहाँ स्टडी कर रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में, नेशनल कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी, आपको लगता है कि योगा का कोर्स बेंगलोर विवेकानंद यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा है तो मुझे वो स्टडी करना है, तो आप यहाँ बैठे बैठे आपका ग्रेजुएशन भी होगा और पैरेलल आप योगा का कोर्स भी कर सकते हैं ऑनलाइन। आप डबल डिग्री भी एक साथ ले सकते हैं। तो ये पहले स्कोप नहीं था इस प्रकार का, और इसको फिर आगे कहा है एक और सिस्टम आ रहा है एबीसी, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो आपका जैसे हमारे पास पैसे होते हैं तो बैंक में अकाउंट होता है ना, आप लोगों का अकाउंट होगा ही सबका। तो आप बैंक में कहीं से भी, मान लो कि आपके कोई रिलेटिव है वो हैदराबाद में है, वो आपके अकाउंट में पैसा डालना चाहे तो हैदराबाद से भी डाल सकते हैं ना, डाल सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है आजकल। तो ये बैंकिंग सिस्टम का एक्सपीरियंस आपको चाहिए है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए आगे। तो इसी प्रकार आपका जैसे विवेकानंद यूनिवर्सिटी में योगा का कोर्स किया और आपको 2 क्रेडिट्स मिला एक्स्ट्रा मान लो, तो वो आपका मुंबई यूनिवर्सिटी में 2 क्रेडिट आपका आपकी बैंक में जमा हो जाएगा। जो आपका क्रेडिट बैंक एक है, जैसे पैसे का बैंक होता है ऐसा क्रेडिट बैंक, तो वो 2 क्रेडिट प्लस आपके हो जाएगा और आपके डिग्री जब आपको मिलेगी तो आपको उसमें और 2 क्रेडिट है प्लस हो जाएगा। तो ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये भी एक न्यू कॉन्सेप्ट आया है। तो इस प्रकार के बहुत सारे स्कोप ये इस पॉलिसी में आपको दिया गया है। तो जब पॉलिसी डिक्लेयर हुई तो एक YouTube पर मैंने वीडियो देखा, आप जैसा ही यंग था, अमेरिका में है आजकल, वो भारत का मुल्क तो है, तो उन्होंने वीडियो में बस बहुत छोटा क्लिपिंग था, उन्होंने कहा कि अगर भारत के भविष्य के छात्र बहुत ही सौभाग्यशाली है कि इस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी में स्टडी करने का उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली हो तो शायद हम अमेरिका नहीं जाते स्टडी करने के लिए। तो इस प्रकार का बेस्ट पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए ये आया है। ये फर्स्ट थिंग है, पहला पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट जो हमारे एमएलए कहते थे स्टार्टअप और हम जॉब क्या बने, जॉब गिवर बने, तो कैसे बनेंगे? बोलना तो आसान है। तो आज क्या है, हमारे स्टूडेंट्स जैसे आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आर्ट्स में आपको बैंकिंग सब्जेक्ट आता है? बैंकिंग सब्जेक्ट आर्ट्स में है कि नहीं? आर्ट्स के स्टूडेंट बताएं। नहीं है क्या? है हाँ ना तो कहिए कुछ, यस और नो। नो बस यस। ब्रेकफास्ट तो किया है ना सब लोगों ने सुबह, फिर आवाज जो आना चाहिए बराबर, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए बैंकिंग सब्जेक्ट नहीं आर्ट्स में नहीं आपको साइंस में है, लेकिन बैंक की आवश्यकता तो सबको पड़ती है।
तो जिन्होंने बैंकिंग लेकर पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया ना, उनको भी बैंकिंग में आप कहेंगे कि 10 चेक्स है, डिफरेंट बैंक के चेक्स है, और आप वो चेक बैंक में डालकर आ जाइए, तो वो नहीं कर सकता है। बैंकिंग पोस्ट ग्रेजुएट तक स्टडी किया, यानी 3 इयर्स ग्रेजुएशन, 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन उन्होंने बैंक तो कभी देखी नहीं। तो क्योंकि उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसलिए ये पॉलिसी कह रहा है कि हर बच्चे को इंटर्नशिप करानी चाहिए, कंपलसरी होगा नेक्स्ट ईयर से शायद हो, और सिर्फ आपको कॉलेज के बच्चों के नहीं, 9 टू ऑनवर्ड, क्लास 9 से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट। आज हम लोग हाथ से कुछ काम नहीं कर सकते, पेपर लिखने के अलावा और कुछ नहीं हाथ से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमको इस प्रकार की एक्सपीरियंस नहीं दिया गया एजुकेशन में। तो स्किल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सब बच्चों को। तो स्किल के अनेक डायमेंशन है। जैसे फर्स्ट डायमेंशन है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, आपका बिजनेस, व्यवसाय जो भी होगा, वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो एक बार एक कलेक्टर ऐसा बोल रहे थे, तो एक जर्नलिस्ट ने इनको क्वेश्चन कर लिया कि आपके फादर क्या करते थे? तो उन्होंने कहा मेरे फादर हेयर ड्रेसर थे, हेयर कटिंग का काम करते थे। तो जर्नलिस्ट ने दूसरा क्वेश्चन कर लिया कि क्या आप हेयर ड्रेसिंग का काम जानते हैं क्या? तो कलेक्टर साहब के कहा कि आप वो साधन मंगा लीजिए और यहाँ चेयर पर बैठ जाइए, मैं आपका कटिंग कर दूंगा। तो वो तो कलेक्टर बने, हेयर कटिंग का काम नहीं कर रहे थे, लेकिन हेयर कटिंग के काम का एक्सपीरियंस उन्होंने लिया था। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मेरे फादर ने इस प्रकार का हेयर कटिंग का काम करके मुझे कलेक्टर बनाया, इसलिए जो भी हेयर कटिंग का काम करते हैं और मेरे फादर पर मुझे बहुत बड़ा सम्मान और स्वाभिमान है। तो आज की एजुकेशन सिस्टम क्या है कि जो विलेज से बच्चे आते हैं, गांव से आते हैं, वो फिर गांव जाना नहीं चाहते। जहां से उन्होंने सारा शिक्षण लिया, जन्म किया, वहां से बड़े हुए, लेकिन वो गांव में, विलेज में वो जाना नहीं चाहते। वो जो ऐसे स्मॉल छोटा काम जिसको कहते हैं, चाहे नाई का काम, हेयर कटिंग का हो, चाहे फार्मिंग का काम हो, चाहे और सारा काम हो, उसके बारे में अच्छा अप्रोच नहीं है उनके मन में, क्योंकि उनको इससे कनेक्ट नहीं किया गया। और जो गिवर बनना है ना, तो इसका ये है कि हेयर ड्रेसर भी, अच्छे हेयर ड्रेसर आप जाते होंगे, तो वो अच्छा हेयर ड्रेसर होता है तो वो स्वयं हेयर ड्रेसिंग का काम तो छोड़ देता है, इनके नीचे 10, 20, 25 लोग काम करते हैं, तो जॉब गिवर हो गया। तो वो काम करते भी वो जॉब गिवर बन सकता है। तो दोनों प्रकार है। दूसरा स्किल क्या है? सेकंड है कि नेशनल इंटरनेशनल नीड है जो, जैसा आज एआई है, एआई आप में से कितने लोग जानते हैं? है 30% है, लगभग 20-30%। तो सारे स्टूडेंट्स को एआई का नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स यहाँ के नहीं, आप तो मुंबई में है, लेकिन आप में जो स्टूडेंट्स एआई का नॉलेज अच्छा जानते हैं, जो नेट में अच्छा काम करते हैं, इंटरनेट जानते हैं, बाकी सब अच्छा काम करते हैं, उन बच्चों का काम क्या है कि आसपास के विलेज में झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को जाकर ये नॉलेज उनको देना है। तो जाबुआ ट्राइबल एरिया है एमपी में, वहां जिस स्कूल में केशव विद्यापीठ करके शारदा विद्यापीठ में काम चलता है, तो बहुत ट्राइबल एरिया है। जाबुआ तो थोड़ा सिटी हो गया, डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। तो वहां के स्कूल के जो स्टूडेंट्स है, वो आसपास के विलेज जो एडॉप्ट किए हैं उस स्कूल ने, उस विलेज में जाकर बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज देते हैं वो बच्चों को।
तो ये पॉलिसी कहती है कि बच्चों को भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो साथ में हम लोगों को एक्सपीरियंस भी होगा, आप स्वयं नॉलेज गेन करते हैं और फिर किसी को टीचिंग करते हैं तो आपका नॉलेज डबल हो जाता है। क्योंकि किसी को नॉलेज देना है तो बहुत इसके लिए परफेक्ट होना पड़ता है। हम स्वयं कुछ करना है तो ठीक है, वो भी नॉलेज तो चाहिए, लेकिन किसी को नॉलेज देना है, टीचिंग करना है, तो आपका परफेक्शन चाहिए उसमें। तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, परफेक्शन भी आएगा और आपका नॉलेज डबल बन जाएगा। सोशल वर्क भी होगा और आपका नॉलेज भी डबल बनेगा। तो इस प्रकार के स्किल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है। थर्ड क्या है, जो हमारे एमएलए कह रहे थे कि हमने ऐसे कोशिश शुरू की है कि मुंबई की लोकल नीड क्या है, तो स्किल डेवलपमेंट की कि आप लोगों को जॉब गिवर तो बात की बात है, कम से कम जॉब मिलना चाहिए। आज तो हमारे बहुत सारे यूथ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी किया है, लेकिन क्या है, बेरोजगार है, अनएम्प्लॉय है। तो कोई भी गवर्नमेंट सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता है, कोई दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट, और सभी स्टूडेंट्स को जॉब भी नहीं मिल सकता है। इसलिए ऑन बिजनेस ये ट्रेनिंग होना चाहिए आपको। तो स्किल डेवलपमेंट का नॉलेज आपके पास होगा तो आप ऑन बिजनेस, ऑन व्यवसाय, ऑन व्यापार सब कर सकते हैं आपका। तो इस प्रकार की स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की बात भी इस में कही गई है। और लोकल नीड का क्या मीनिंग है, इसको रिसर्च से भी कनेक्ट करना है। साथ साथ इस पॉलिसी ने रिसर्च के बारे में बहुत बात की है। आज क्या है, हमारे यहाँ पीएचडी तो बहुत हो जाता है, डिग्री, लेकिन इसके पास वास्तव में नॉलेज नहीं होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं होता है। बहुत कम लोग होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है और पीएचडी भी मिले। तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ साथ होना चाहिए पीएचडी करने से। तो उसको अगर लोकल नीड के साथ छोड़ेंगे, किस प्रकार का करना चाहिए, जैसे जो चैलेंज है, यूथ को चैलेंज को एक्सेप्ट करने में बहुत अच्छा लगता है यूथ को। ऐसे यूथ है ना आप सबके, नहीं? किसको इसको इंटरेस्ट है कि चैलेंज एक्सेप्ट करने का अच्छा लगता है, हाथ उठाए। तो जो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है ना, वही यूथ है वास्तव में। यूथ का सिर्फ एज से रिलेशन नहीं है, ओनली एज से रिलेशन नहीं है। तो जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है, चुनौती को स्वीकार करेगा, वही यूथ है। तो जब अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था भारत का कि सुपर कंप्यूटर के लिए, तो अमेरिका ने डिनाई कर दिया बाद में कि हम नहीं देंगे सुपर कंप्यूटर आपको, और नहीं दिया बाद में। तो एक आप जैसे यूथ था, जो युवक था, उनको गुस्सा आ गया। तो गुस्सा कैसे करना है ये भी देखना तरीका है। अभी तो गुस्सा आया तो हम झगड़ा करने लगे, कोई बाइक टकरा गया और गुस्सा आ जाए तो फिर क्या होता है, क्या हो गया मालूम नहीं, फिर जेल में भी जाना पड़ता है कई बार। तो वो गुस्सा नहीं है, वो दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है, गुस्सा नहीं है, माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो गया आपका इसका अर्थ। उनको गुस्सा क्या आया कि उन्होंने मन में ठान लिया और सुपर कंप्यूटर जैसा ही परम कंप्यूटर डेवलप किया भारत में। और जितना कॉस्ट देना था अमेरिका को, इससे 10% में ही डेवलप कर लिया। और उसका नाम क्या है, विजय भाटकर। और वो कहां के रहने वाले हैं, इसी महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं। आज भी आप मिल सकते हैं उनको। मैंने 2 दिन पहले उनको फोन किया था, मैं पुणे में था, लेकिन वो कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन थे, इसलिए मेरा भेंट नहीं हुई उनसे। तो ये गुस्सा है, ऐसा गुस्सा यूथ को आना चाहिए। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना,
कि भारत के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए क्या यूजफुल चीज है और जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, ऐसा सब्जेक्ट पर रिसर्च करना, वो सही में रिसर्च है। बाकी तो 10 किताब पढ़कर आप नेट पर से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके 300-400 पेज लिख दिया, वो रिसर्च नहीं है, वो कट पेस्ट है। वैसे तो डिग्री भले आपको पीएचडी की मिल जाए, लेकिन आप उससे कुछ कर नहीं सकते। तो इस प्रकार का रिसर्च करने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए रिसर्च एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन नेशनल लेवल पर एस्टैब्लिश करने के लिए भी पॉलिसी ने बात की है। तो इस प्रकार का बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको इसमें मिलती है। तो इस प्रकार की बेस्ट पॉलिसी है। इस पॉलिसी पर आप लोगों ने भी इसका रीडिंग करना चाहिए और इस पर वर्क भी करना चाहिए। आप में से कौन स्टूडेंट्स ऐसा है कि जो पॉलिसी पर हमारे कॉलेज की ओर से हम काम करना चाहते हैं? ऐसे कौन स्टूडेंट्स है? हाथ ऊपर करें, जल्दी से आगे आ जाए, दौड़कर यहां जाओ, दौड़ो दौड़ो जल्दी। यूथ लगना चाहिए भाई, यूथ धीरे धीरे नहीं चलता है। आप सामने देखकर बैठ कर रही है। यस, गुड, वेलकम वेलकम, आइए। यस, प्लीज प्लीज साइलेंट प्लीज। और कोई? आप मत कहिए, आप मत बताइए, शैक्षिक आने दीजिए, किसी को बताना नहीं है। बस लास्ट 15 सेकंड है, जो आना चाहे आ सकते हैं, फिर एंट्री बंद हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन स्टॉप। तो अभी इन सब के लिए तालियां बजाइए एक बार। बहुत अच्छा। अभी आप में से लीड कौन करेंगे? कन्वीनर कौन बनेंगे? और हाथ ऊपर करें, कन्वीनर बनना है जिसको। एक दूसरे के ओर मत देखिए, अपने अंदर देखिए, बाहर मत देखिए। हाथ ऊपर करिए जो करना चाहे। क्यों डर रही हो? यस यस, कौन? हाँ, हाथ ऊपर, ऐसे हाथ बराबर ऊपर करो। हाथ ऊपर करो। तुम तो क्या नाम है तुम्हारा? जारा। तो जारा इसकी कन्वीनर है। और तुम्हारा नाम? शिवानी। शिवानी जॉइंट कन्वीनर है इसकी, ठीक है? तो इनके लिए एक बार और ताली बजा दीजिए। तो अभी आप जरा सबके नाम नोट कर लो, नाम, मोबाइल नंबर। और प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर लंच फिर मीटिंग होगी आपकी, चंद्रकांत जी और अतुल जी है इनके साथ। फिर क्या इसमें काम करना है वो आपको बताएंगे। बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन। फिर से आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। अभी आप बता सकते हैं एम ऑफ एजुकेशन क्या है? एम ऑफ एजुकेशन क्या है, बताएंगे कोई? आप इतना बोलने में डरते क्यों हैं? आपके क्लास में इंटरेक्शन नहीं होता है क्या? डरना नहीं चाहिए कभी भी। और युवक कैसे डरेगा? ठीक है, गलत होगा तो गलत, कोई बात नहीं। जो गलत बोलेगा वही भविष्य में सही बोल सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए ये आशीष सिलार जी है ना, जब हम लोग भी था काम करते थे, मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी था, तब ये स्टूडेंट्स थे आशीष सिलार। लेकिन उस समय से ही वो डैशिंग थे, अभी से भी ज्यादा एग्रेसिव बोलते थे, वो लेक्चर देते थे। और हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था 98 में यहाँ, 1998 में। तो उस समय भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करते थे वो। थ्रू आउट कंट्री से 15,000 स्टूडेंट्स आए थे। वो सारा के अरेंजमेंट करना। और कितने दिन का कॉन्फ्रेंस था? मेन कॉन्फ्रेंस 3 डेज, नेशनल एग्रीकल्चर 2 डेज, नेशनल कोर कमेटी मीटिंग 2 डेज, 8 डे का प्रोग्राम था टोटल।
और टोटल एक डे का एडमिनिस्ट्रेशन करना, सारी अरेंजमेंट करना, ये इस प्रकार के स्टूडेंट्स नहीं, आप जैसे स्टूडेंट्स करते थे। हम भी जब स्टूडेंट्स थे तब यही करते थे। तो ये ट्रेनिंग जो आपको मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स लाइफ में, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने में। नहीं तो आप अच्छी स्पीच कैसे भविष्य में देंगे? आपको अलग प्रेजेंटेशन देना है, इंटरव्यू में कैसे आप सब सक्सेस होंगे? तो अभी बताइए कि एम ऑफ एजुकेशन क्या है? कोई भी खड़ा होकर बता दीजिए, माइक आपके पास आ जाएगा। जो आपको लगता है बताइए, उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य क्या है? दो लोग पहले बता दिया है, लेकिन हाँ प्लीज माइक दीजिए। आजकल लड़कियां बहुत आगे हैं लड़कों से, अच्छी बात है, प्लीज। Hello. Aim of education is to develop the child is physically, mentally and spiritually. गुड, वेरी गुड, गुड। क्या नाम आपका? नाम बताइए। अनामिका वर्मा। बहुत, अनामिका, गुड, वेरी गुड। तो इसका अर्थ है कि फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो इन्होंने कहा, तो इसका एक वर्ड में कहना है तो होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। एजुकेशन का एम ये है। तो आप में से, आप सब स्टूडेंट्स से, सीनियर स्टूडेंट्स हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, तो जब भारत गवर्नमेंट का बजट आता है तो उस बजट का स्टडी करते हैं, उस पर रीडिंग करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, ऐसे कोई है आप में? तो आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो आपको बजट की आवश्यकता सबको पड़ेगी। मान लो आपको 25,000 सैलरी है, तो 25,000 में घर को चलाना, इसका बजट बनाना पड़ेगा आपको कि भाई 8,000 आपका रेंट है, मान लो आपका हाउस का रेंट है, तो मिल्क में कितना खर्चा करना, भोजन के लिए कितना खर्चा करना, बच्चों के स्टडी के लिए सब करना पड़ेगा प्लानिंग। तो जो अच्छा बजट बनाता है वो स्मॉल सैलरी में भी वो सक्सेस होता है। तो ये सारा इस प्रकार का जो लाइफ ट्रेनिंग, इसको कहते हैं लाइफ स्किल कहते हैं जिसको, वो सब मिलनी चाहिए। आप भले ही साइंस में, आर्ट्स में हो, लेकिन ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नॉट ओनली थियरी, प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देना चाहिए। जिस भारतीय नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं, तो भारतीय नॉलेज सिस्टम है क्या, ये आप लोगों ने थियरी में बताऊंगा तो कितना आप समझेंगे मालूम नहीं, लेकिन जब प्रैक्टिकल आप देखेंगे तो आप इजीली कन्विंस हो जाएंगे इससे। जैसे हम एक कॉलेज में कल पुणे में प्रोग्राम में थे, इसी प्रकार का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है आज। तो आज हम कोई घर बनाते हैं तो कितना साल टिकता है? हाँ जी, जरा एक व्यक्ति जो बोलना चाहे जोर से बोलिए, वो खड़े होकर, तो सब सुनने चाहिए सब। हाँ जी, 100 साल टिकता है घर? हाँ जी, क्या बता रहे हो? हाँ बताइए, बताइए, कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। 15 दिन टिकता है, 15-20 साल, गुड गुड। तो मैक्सिमम 40 साल, 50 ईयर, ज्यादा मैक्सिमम। लेकिन हम जिस कॉलेज में कल गए थे यूनिवर्सिटी में, वो 170 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है। तो आज के सिविल इंजीनियर को दिखाना चाहिए कि इस पर रिसर्च करिए कि ये 170 ईयर्स कैसे है, हो गया क्या टेक्नोलॉजी इसमें, इससे आगे बढ़ते हैं। मैं केरल में एक घर में डिनर के लिए गया था रात को, तो हमारे मित्र साथ में थे, उन्होंने कहा कि बताइए कैसा, भाई साहब कितने साल पुराना होगा? मैं कहा मुझे मालूम नहीं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ इसलिए। तो उन्होंने कहा कि 350 ईयर्स ओल्ड हाउस है ये।
इससे आगे मैं गया था तंजावुर तमिलनाडु में। आप में से कोई तमिलनाडु गए हैं? हाथ ऊपर करिए जितने लोग गए। ठीक, कुछ 4-5 लोग हैं, बहुत अच्छा। तो तंजावुर में एक टेम्पल है, मंदिर है, तो वहां दर्शन करने के मुझे ले गए। उन्होंने कहा कि 750 इयर्स ओल्ड टेम्पल है ये, और इनके जो पिलर थे वो 40 मीटर्स के थे। और वो 750 साल पहले 250 किलोमीटर 230 किलोमीटर 250 किलोमीटर से दूर से वो पिलर लाए थे। एक ही स्टोन से बना हुआ पिलर था। कैसे लाए होंगे, कैसे उनको खड़ा किया होगा, यह सारा भारतीय नॉलेज है। तो इसका स्टडी करना चाहिए हम लोगों ने। आप साइंस के हैं ना, तो केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है कि नहीं? केमिस्ट्री में मॉडर्न एरा में भारत का टॉप लेवल का इंटेलेक्चुअल एकेडमिशियन कौन है? नाम दीजिए। नहीं मालूम किसी को? आप कुछ बताना चाहती है? आपके पास में? हाँ, तो नाम है प्रफुल्ल चंद्र राय, जिसको इंग्लिश में पीसी रॉय कहते हैं। बंगाल के थे। तो मॉडर्न एरा के केमिस्ट्री के जनक माने जाते हैं वो। तो इस प्रकार के ग्रेट केमिस्ट्रियन था, लेकिन वी डोंट नो, हम नहीं जानते, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में वो नहीं है। इसी प्रकार मॉडर्न एरा में मैथमेटिशियन में वर्ल्ड का टॉप मैथमेटिशियन कौन है? ऐसा सब बोले कि नहीं सुनाई देगा, खड़े होकर बोलो। कोई भी व्यक्ति खड़े हो जाए, बोलो। रामानुजन, यस करेक्ट, यू आर करेक्ट। आपका नाम? हाँ बताइए, आपका नाम? मल्हार, गुड, मल्हार, वेरी गुड। आपने स्टडी किया है रामानुजन के बारे में? स्टडी किया है रामानुजन के बारे में? तो स्टडी कोई बात ना करे आप। रामानुजन की एक फिल्म है यूट्यूब पर, देखा है? कितने लोगों ने देखा है? हाथ ऊपर करे थे। गुड। तो उसका बर्थडे कब है मालूम है आप लोगों को? 22 दिसंबर उनका बर्थडे है रामानुजन का। तो 22 दिसंबर को आप पर्सनली भी फिल्म देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके प्रिंसिपल के कि यहां उसका फिल्म दिखाने का कार्यक्रम किया जाए सब बच्चों को। और फिर इस पर फिल्म देखने के बाद अलग अलग क्लास में एक 1 पीरियड उसका डिस्कशन किया जाए। फिर उस पर अमेरिका में जुकरबर्ग का नाम सुना है ना आप लोगों ने? बिल गेट्स का नाम सुना है? ऐसे 20 इंटेलेक्चुअल लोगों ने एक साथ मिलकर वो फिल्म देखी और उन्होंने कहा इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। आज आप लोगों को कितनी फैसिलिटीज है, इतना अच्छा कॉलेज है, इतना अच्छा ऑडिटोरियम है, सब है। वो रामानुजन कहाँ का था? तमिलनाडु के स्मॉल विलेज का था। तंजावुर के पास में एक विलेज था, वहां का था। मैं तंजावुर ऐसे ही गया था कि वो उनका घर देखने के लिए मैं गया था रामानुजन का। तो इतने पुअर गरीब था वो कि वो फिर गरीब स्थिति थी। तो आफ्टर 11th पहले एसएससी 11th तक, 11th के बाद एसएससी थी, यानी 11th को एसएससी कहते थे, बोर्ड एग्जाम। तो वो बोर्ड एग्जाम के बाद फिर वो जॉब में लग गया, क्लर्क का जॉब करता था। तो जो वो काम करता था वहां लोग वेस्ट पेपर फेंक देते थे, वो पेपर लेकर इस पर फिर वो मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल सम्स वगैरह करते थे सारे। तो इनके पास नोटबुक
कॉपी बुक पेन के लिए भी पैसा नहीं था। इतना पुअर रामानुजन था और हमेशा फर्स्ट आता था स्कूल में। इनके स्कूल में 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स था, तो उनका टाइम टेबल एडजस्ट करना, लेक्चर कौन किसका होगा, कौन टीचर्स का क्या होगा, वो कई बार प्रिंसिपल को प्रॉब्लम होता था, तो उसमें रामानुजन हेल्प करता था उसको, और उसको कई अवार्ड मिले थे। लेकिन 11th में वो फेल हो गया, सारे सब्जेक्ट में फेल। लेकिन मैथमेटिक्स में पेपर में उनका परफॉर्मेंस था, तो उनके टीचर ने कहा कि इनको तो 100 में 125 मार्क्स देना पड़ेगा मैथमेटिक्स में। तो फिर बाद में उसके टीचर्स, तो बहुत गांव का छोटा टीचर्स बेचारा था, क्या करे, लेकिन वो सही टीचर्स था, जिसको हम कहेंगे आचार्य था वो। तो उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी थे, उसको अंग्रेज का शासन था भारत में, उनके पास गए कि ये स्टूडेंट हमारा ऐसा है, इतना ब्रिलियंट है, सभी सब्जेक्ट में फेल हो गया, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत जबरदस्त ब्रिलियंट है। तो जो जो उनके वर्क था रामानुजन का, वो उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को दिया। तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया देखकर। उन्होंने इंग्लैंड के 3 प्रोफेसर को भेजा वो सारा वर्क उनका, और उसमें एक प्रोफेसर हार्डी ने कहा कि इमीडिएट रामानुजन को आप लंदन भेजिए। तो उनकी मदर ने कहा नहीं, लंदन नहीं जाना है, वो बहुत धार्मिक थी प्रवृत्ति की। फिर बाद में लास्ट में आफ्टर 6 मंथ उन्होंने जाने दिया। तो उन्होंने 3 शर्त रखी रामानुजन को, 3 सीख दी एक प्रकार से, कि नंबर 1, रोज सुबह पूजा पाठ रामानुजन करता था घर में भी, तो कि इंग्लैंड जाकर लंदन जाकर भी ये करना है। दूसरा, घर में नॉनवेज नहीं खाते थे, तो लंदन जाकर भी नॉनवेज नहीं खाना है। थर्ड, शराब नहीं पीना है, विदेश जाकर भी, वहां नॉर्मल है शराब पीना। तो वो 4.5 वर्ष 4.5 years रहे लंदन में, कभी उन्होंने ये 3 चीजें परमानेंट पालन किया, इनकी मां ने कहा था। क्या आप लोग अपने पेरेंट्स का इस प्रकार से मानते हैं क्या बात? थिंक अबाउट, उत्तर मत दीजिए, विचार करिए कि हमारे पेरेंट्स की बात हम इस प्रकार मानते हैं क्या? तो ऐसा स्टूडेंट्स होना चाहिए। और 4.5 years में जितने नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड था मैथमेटिक्स के फील्ड के, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सब हुआ हो वहां, वो सारे अवार्ड उन्हें 4.5 साल में प्राप्त हो गए। तो किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना है नहीं क्या, तो ये रामानुजन बेस्ट एग्जाम्पल है इनका। और वैल्यूज लाइफ में होना चाहिए नहीं क्या, तो इतने पुअर सिचुएशन में से आगे बढ़े थे वो, तो फिर रिटर्न आए, वहां का एटमॉस्फेयर क्लाइमेट उनको सूट नहीं करता था, इसलिए तो उनको वापस आए तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा मुंबई में। तो फिर उनको मद्रास यूनिवर्सिटी में उनको प्रोफेसर का जॉब दिया। तो एग्जाम्पल के लिए उनको 250 रुपीज सैलरी उनके रजिस्टर ने उनको लेटर भेजा, और उसमें भेजा 250 रुपीज। पहले तो 250 रुपीज तो आफ्टर 1 month भेजेंगे, लेकिन पहले लेटर भेजा कि आपको प्रोफेसर की जॉब दी जाती है और 250 रुपीज आपको हर मंथ मिलेगा। तो रामानुजन रिप्लाई करते हैं कि मेरे परिवार चलाने के लिए मुझे 250 रुपीज की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल के लिए 200 की जरूरत होगी। तो 50 रुपीज स्टूडेंट्स फंड है यूनिवर्सिटी का, उसमें डाल दिया जाए और मुझे 200 रुपीज दिया जाए। ये वैल्यूज है। वैल्यूज की किताब पढ़ने से वैल्यूज नहीं आती है, लाइफ में इनकलकेट करने से वैल्यूज आती है। और मैथमेटिशियन के बारे में कमिटमेंट कैसा था उनका, कि जब लास्ट स्टेज में था वो बेड पर, तो उनके वाइफ को, उनकी पत्नी को उन्होंने कहा था कि आप, तब तो नोट पेन था नहीं इतना ज्यादा यूज में बहुत, और तो वो कहते थे वो स्लेट और पेन लेकर बैठती थी उनकी पत्नी।
उस समय उसके माइंड में कई नए नए सूत्रास आते थे, वो उनको लिखवाते थे। ये भारतीय नॉलेज सिस्टम है। ऐसे स्टूडेंट्स बनना, ऐसे वैल्यूज लाइफ में होना, हमारे सब्जेक्ट जो स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में इतना कमिटमेंट हमारा होना चाहिए, और इतनी सिचुएशन थी चैलेंजिंग। उस समय तो भारत स्वतंत्र भी नहीं था, हम गुलाम थे। प्रफुल्ल चंद्र राय भी ऐसे थे। अभी समय हो गया इसलिए मैं इस पर लेक्चर नहीं दूंगा कुछ। तो ये जो भारतीय नॉलेज सिस्टम इस प्रकार के जो स्टॉलवर्ड हो गए भारत में, वो आज हमारे सिस्टम में नहीं है। इसलिए इस गवर्नमेंट ने विचार किया कि एजुकेशन पॉलिसी में कहा कि इस प्रकार का हमारा नॉलेज है वो सब स्टूडेंट्स को टीचिंग में होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए। स्लोली ये इंट्रोड्यूस होगा, एकदम तुरंत नहीं हो जाएगा, समय लगेगा थोड़ा, क्योंकि पूरे सिलेबस और सारा चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के देखिए, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, पीएचडी कर लेंगे, नौकरी करेंगे, फिर शादी करेंगे, बच्चे पैदा होगा, और फिर चले जाएंगे। तो ऐसे तो 140 करोड़ की भीड़ लगी हुई है देश में। तो आप इस 140 करोड़ की भीड़ में आप भी एक जुड़ना चाहते हैं, या रामानुजन, अब्दुल कलाम, प्रफुल्ल चंद्र राय, विवेकानंद, इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? थिंक अबाउट इट। तो तीन सजेशन देता हूं लास्ट में, वो आप लाइफ में पहले इंकलकेट करिए, तो इस दिशा में आप ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे। फिर नंबर 1, नियमित मॉर्निंग में कम से कम मिनिमम हाफ एन आवर एक्सरसाइज, योगा, रनिंग आदि आदि कुछ करना चाहिए। आप में से कितने लोग करते हैं रेगुलरली? 5% भी नहीं है। गुड, जितने कर रहे हैं बहुत अच्छा, अभिनंदन इनको। दूसरा, रेगुलरली स्वाध्याय स्टडी करना चाहिए। स्टडी यानी कि हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट का कल लेक्चर के लिए फिजिक्स का प्रिपरेशन करना है या होमवर्क दिया करना है, वो स्टडी नहीं है। इन जैसे महापुरुषों को ऑटोबायोग्राफी पढ़ना, अच्छी बुक्स पढ़ना, इसको स्वाध्याय कहते हैं। तो मिनिमम रेगुलरली 20 मिनट स्वाध्याय स्टडी करना चाहिए ऐसे बुक्स का। और थर्ड, कि एवरी नाइट इवनिंग को सेकंड डे का टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, मिनट टू मिनट। देखिए, भगवान ने किसी को अन्याय नहीं किया। प्रधानमंत्री हो कि भिखारी हो, सबको 24 आवर्स दिए हैं। घर में भी कभी कभी 3 बच्चे होते तो एक दूसरे के बारे में अलग अलग हो जाता है, अन्याय हो जाता है, लेकिन ईश्वर के द्वार में वो नहीं है। सबको 24 आवर्स दिया है। वो प्रियम बने और वो भिखारी क्यों बना? क्योंकि 24 आवर्स का किस प्रकार आप यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट। तो जिसको कुछ लाइफ में कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है, तो एवरी मिनट का यूज करना चाहिए। इसलिए मैंने कहता हूं पिक्चर देखने न जाए। इसलिए मैं आपको नहीं कहता हूं कि दिन में एक बार आपको एक सीरियल देखते तो मत देखिए, वो करिए, कोई बात नहीं, वो भी आपके टाइम टेबल होना चाहिए। तो एवरी मिनट का पॉजिटिवली यूज होना चाहिए। तो ये 3 थिंग्स है, वो लाइफ में रेगुलर स्टार्ट करिए, तो आपके जो क्लिपिंग किया है वो सार्थक होगा। तो आप भी, चाहे रामानुजन हो, चाहे अब्दुल कलाम हो, चाहे विवेकानंद हो, चाहे पीसी रॉय हो, भविष्य में आप भी वैसे बन सकते हैं, और आपके भी एग्जाम्पल भविष्य के छात्र दे सकते हैं। इस प्रकार के आप लोग स्टूडेंट्स बने, इस प्रकार के आप इंटेलेक्चुअल, एकेडमिशियन, महापुरुष, विद्वान, लीडर या बने, इस प्रकार की ये पॉलिसी है। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना ये हम सबका दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद।